चलो बच्चों, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? इस लॉ में हम क्या देख रहे हैं बेसिकली? टॉपिक्स, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं और क्या देख रहे हैं? क्या देखा है स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के? सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, कहां से आया है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट एंड स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस और जुडिशियल डिसीजन। इन चार जगह से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बर्थ हुआ है। मतलब यहां से हमें सोर्सेज मिल जाते हैं और पार्स। ठीक है, बताओ। फिर हमने एक टॉपिक देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने, दोनों साइड से, लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी और लास्ट जुडिशरी होती है। तो बीच में जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, उनको लेजिस्लेटिव ने और जुडिशरी ने कुछ ना कुछ पावर दी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन अगर आपको मिलता है तो वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री होगा तो वो वायलेशन में आ जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आर्बिट्री मतलब अपनी मन मर्जी से, विम्स एंड फैंसीज, और वेग नहीं होना चाहिए। चलो, अब हम एक टॉपिक देख रहे हैं, लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। जब हम समझ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, तो क्या गवर्नमेंट और पब्लिक कॉर्पोरेशन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है? गवर्नमेंट रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अंदर, है ना? तो अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है? बनाती है। किस लॉ के अंदर बनाती है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर उनको पावर मिली हुई है। तो पार्लियामेंट के अलावा भी अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाती है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तरफ से आता है। तो क्या वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे एक्ट्स के लिए लाइबल रहेंगे क्या? कुछ ना कुछ रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लाइबल रहेंगे क्या? कहां पढ़ा था? स्टार्टिंग में ही, मतलब बीच में पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में देखा था क्या? नहीं। जहां पे हमने डैमेजेस, डिस्क्रिमिनरी एक्शन, ये कहां पढ़ा था? तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे क्या? जब हमने डेलीगेशन पढ़ा था और एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेशन, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, तब हमने रिव्यू की बात देखी थी कि जुडिशियल रिव्यू होता है। मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसे कोई लॉज और रूल्स बना रही है, उस पे हमेशा पहले रिव्यू आता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस से आए हैं, क्या वो रूल्स और लॉ। तो ये कौन देखता है? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये चीज देखते हैं। हमने कितनी बार पढ़ा है जुडिशियल रिव्यू के अंदर कौन से टॉपिक से बच्चों? जुडिशियल रिव्यू के तीन कौन से मोड्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशन और पलक, कौन से मोड्स हैं जुडिशियल के? नहीं याद है? क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हैं हम? हाँ, पता है कौन सा मंथ चल रहा है? फिर सितंबर अक्टूबर में तो कोर्स खत्म हो जाएगा। तब पढ़ने बैठोगे तो बहुत बहुत सारा लगेगा। इतनी मोटी बुक, 18 चैप्टर्स, कैसे होंगे? मैम ये नहीं समझ आया, मैम वो नहीं समझ आया। बैठ के कितने लेक्चर्स देखोगे यूट्यूब पे? कौन से चार मोड्स है दिशा? तीन। जुडिशियल कंट्रोल के कौन से तीन मोड्स हैं? नहीं। कितनी बार मैंने रिवाइज कराया, पीछे जा जाके रिवाइज कराया जब भी वो टॉपिक। बच्चों पहले दिमाग में क्लियर करो कौन से मोड्स हैं, कौन से मोड्स हैं। तुम लोग थे क्या क्लास में? तो याद नहीं है, पर हमने एक जनरल वे में अगर मैंने तुम लोगों को ये चीज बोली है तो वो दिमाग में। राशि, कौन से तीन मोड्स हैं? ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। कल तक तो हम यही पढ़ रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है ये चीज 2 दिन बाद हो गई। कल हमने ऑर्डिनरी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा था, उसके पहले तो हमने यही पढ़ा है ना, ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। तो कल हमने वो चीज रिवाइज करी थी ना क्लास में। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में लाया आपको, उसके ऊपर किसका रिव्यू है? जुडिशियल का। जुडिशियल का रिव्यू के तीन मोड कौन से हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन, पलक कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी और ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर हमने देखा था जुडिशियल रिव्यू है क्या, ठीक है। उसके बाद हमने दो आर्टिकल्स पढ़े थे, तो आर्टिकल 14 और 19 का हेड क्या था? मतलब आर्टिकल 14 का मतलब है इक्वालिटी, आर्टिकल 19 का मतलब है फ्रीडम, लेकिन ये किस हेड के अंदर आते हैं? डेलीगेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। हमने दो स्टेजेस पढ़े हैं, देखो बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैं अब भी बता रही हूँ, अब लाइफ टाइम याद होना चाहिए, भले रिवाइज किया नहीं किया। देखो हमने ये पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर है रूल्स और लॉज बनाने के लिए, लेकिन वो पावर के बाद आता है जुडिशियल रिव्यू, हम इसको बोलेंगे जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है। जुडिशियल कंट्रोल आया, जुडिशियल कंट्रोल के अंदर तीन चीजें, ये तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं 3 मोड्स, 3 मोड से वो हमारे ऊपर कंट्रोल रख सकता है कि आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते, आप ऐसा रूल नहीं बना सकते, आप किसी का पब्लिक इंटरेस्ट हार्म नहीं कर सकते, आप अपने फेवर में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूट यानी लॉ में आएगा आपका एक रिव्यू, और दूसरा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में बच्चों क्या पढ़ा था? जो सबके पास राइट्स है वो ही हम गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ रहे थे इसमें भी 2 स्टेजेस थी, मैंने तब भी बताया था, ये मत भूलना, ये लंबा लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या पूछा है, कंट्रोल पूछा है, स्टेजेस पूछी हैं, स्टैट्यूट के पॉइंट्स पूछे हैं क्या, ऑर्डिनरी के पॉइंट्स पूछे। जब 2 स्टेजेस थी, 2 स्टेजेस क्या थी? डेलीगेशन ऑफ अब डेलीगेशन और एक्सरसाइज का क्या मतलब, किसके एक्सरसाइज? एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। जो आपका रिव्यू है वो होगा कि आपको डेलीगेशन दिया हुआ था तब एक रिव्यू होगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है। और जब आप उसी पावर का एक्सरसाइज करोगे, मतलब जब आप वो पावर यूज करोगे, तो फिर से एक बार जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 2 स्टेजेस में होता है, एक जब आप इसे डेलीगेट करते हो, मतलब जब पार्लियामेंट ने किसी एक लोअर गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये पावर दी है कि आप रूल मेकिंग पावर रख सकते हो, तब एक बार रिव्यू होगा, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन, डिस्क्रिशन, और एक एक्सरसाइज करते टाइम। इतना समझ आया? 3 मोड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और ऑर्डिनरी सूट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर 2 स्टेजेस, डेलीगेशन और, जब हम डेलीगेशन दे रहे थे तब हमने 2 चीजें ध्यान में रखी थी, मतलब जुडिशियल ने 2 चीजें ध्यान में रखी थी, जब भी डेलीगेशन देंगे तो हम आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब हम रिव्यू कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं आपने इक्वालिटी फॉलो की है ना, आपने किसी की फ्रीडम तो अफेक्ट करी है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप फ्रीडम में लगा सकते हो, इसके अलावा आप नहीं लगा सकते। अपन ने केस लॉस भी डिस्कस किए थे, तो ये अगर करेंगे तो हम इनको क्या कर देंगे? क्रैश कर देंगे, आपका रूल और लॉ को कैंसिल कर देंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे। सामने वाली पार्टीज को जिसको इससे हार्म हो रहा है उसको रिलीफ दिलाएंगे, ठीक है। तो अब जब हमने देखा 3 मोड्स, उसके बाद 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस के बाद डेलीगेशन और एक्सरसाइज। डेलीगेशन में आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी, आर्टिकल 19 विच इज फ्रीडम। अब एक्सरसाइज में बहुत सारे पॉइंट्स थे, बताओ। मैलिफाइड, पलक तुम्हारे पास तो नोट्स है ना? ओके प्रशंसा, इसके अंदर कौन से मोड्स हैं? मैं जिससे पूछूंगी वो एक्सरसाइज के अंदर है। अब देखो इसमें भी 2 चीजें हैं, क्या क्या है? अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब वो अब्यूज के अंदर थे मैलिफाइड, इररेलेवेंट कंसिडरेशन, लीविंग आउट द रेलेवेंट कंसिडरेशन। 1 मिनट प्रशंसा से पूछ रही थी, आगे आर्बिट्ररी ऑर्डर्स, वो बता रही है ना, याद नहीं है तुम्हें? तो पूरी क्लास अटेंड करी है ना, ठीक है। अब वो जो मतलब पता है वो बोलो। इम्प्रॉपर ऑर्डर्स हेड हम बना लेंगे, तो देखने के बाद ही तो बोल रही हो। ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑफ वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और
आपका जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर आप पावर यूज कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, और आपको अलाउड नहीं है अपने लोकल लिमिट से बाहर के लिए रूल्स और लॉज आप नहीं बना सकते। ये सब काम होंगे तो क्या होंगे, जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर तो आपने क्या किया है, उसको अब्यूज किया है। अब आते हैं नॉन एप्लीकेशन। नॉन एप्लीकेशन पॉइंट में तीन चीजें थी, कौन कौन सी सूर्यांश? सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, विदाउट ड्यू केयर वाला था कि आप एक मैकेनिकली की तरह काम कर रहे हैं, और एक्टिंग मैकेनिकली विदाउट ड्यू केयर, और एक है एक्टिंग डिक्टेशन, एक्ट इन डिक्टेशन, ठीक है, मतलब किसी और एक्ट अंडर डिक्टेशन, किसी और का सुन के आप वो काम कर रहे हो। अब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल रिव्यू अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत सारी चीजें हो गई। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल देख रहे थे तो दो स्टेजेस, कौन कौन सी? डेलीगेशन और एक्सरसाइज। डेलीगेशन में क्या क्या, आर्टिकल 14 और 19 और जुडिशियल रिव्यू पढ़ा था। फिर एक्सरसाइज के अंदर दो चीजें, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन और नॉन एप्लीकेशन पॉइंट। फिर जब अब्यूज कर रहे हो तो उसके कुछ पॉइंटर्स हैं कि बता रहे हैं किस वे में आप अब्यूज कर, जब आप मालिफाइड करते हो, जब आप इररिलेवेंट, रेलेवेंट को करते हो, इम्प्रॉपर, आर्बिट्ररी, और फिर ये नॉन एक्सीडिंग और नॉन कंप्लायंसेस ऑफ प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन ऑफ माइंड में आपने देखा खुद को रोक रहे हो कुछ भी अपना दिमाग लगाने के लिए, कुछ भी एक्शन लेने के लिए, ठीक है, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। और फिर दूसरा क्या है, रोबोट जैसे काम करते जा रहे हो, ड्यू केयर पे ध्यान ही नहीं है कि यहाँ पे ये चीज जरूरी है, बस हाँ जो काम मिला है, जो जॉब जो नौकरी मिली है वो करते जाओ, ठीक है, तो अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रहे, और फिर किसी और के कहने पे अपना काम पूरा करते जा रहे हो। ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल। बच्चों स्टैट्यूट सबसे इजी था, उसमें दो ही पॉइंट्स थे, कौन कौन से? एक अपील, एक पहला अपील था कि स्टैट्यूट में लिखा है अगर किसी भी पर्सन के पास ये पावर है तो आप इसके साथ इसके अगेंस्ट जाके अपील कर सकते हो। और दूसरा कौन सा था? रेफरेंस टू हाई कोर्ट, ठीक है, इधर अपील टू सुपीरियर कोर्ट और रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो स्टैट्यूट मतलब क्या, बुक्स में लिखा है, हमारी लॉ बुक्स में लिखा है क्लियरली, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हमने पावर दी है तो उनके अगेंस्ट हमने आपको अपील करने का मौका भी दिया है, और रेफरेंस करने के लिए भी आप हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इनका बनाया हुआ डिसीजन या इनका बनाया हुआ लॉ को आप रेफर करो। फिर ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। ऑर्डिनरी और इक्विटेबल में क्या देखा था? सबसे पहले था इंजंक्शन। अब इंजंक्शन के अंदर दो चीजें थी, ठीक है, प्रोहिबिटरी, मैंडेटरी। अब प्रोहिबिटरी के अंदर देखी थी दो चीजें, टेम्पररी और परपेचुअल। मैंडेटरी के अंदर कुछ क्या क्या नहीं था, ठीक है। तो इंजंक्शन यानी ऑर्डिनरी और इक्विटेबल में हमने एक ये चीज देखी कि जब भी आपको अगर लग रहा है कि अथॉरिटीज ने हमारे साथ कुछ गलत लॉ रूल बनाया है, आप उसको स्टे लगवा सकते हो और उस रॉन्गफुल एक्ट को रोकवा सकते हो। उस रॉन्गफुल एक्ट को टेम्पररी के लिए कोर्ट रोक देगा, और परपेचुअल, टेम्पररी में फर्दर प्रोसीडिंग्स होने बाकी हैं, परपेचुअल में फाइनल डिसीजन आ जाता है। मैंडेटरी में क्या देखा था, कोई भी कमांड दी थी ये काम करने को इस तरीके से, मतलब आप जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो उसको रोको, वो मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर कवर होगा, प्लस आएगा कि पॉजिटिवली उस एक्ट को करो, ठीक है, सही वे से उस एक्ट को करो, ये मैंडेटरी इंजंक्शन। अब इसके बाद क्या टॉपिक्स थे, इसी के अंदर थे ना, डिक्लेरेटरी। अब जब ऑर्डिनरी में ही हमने पढ़ा था बच्चों, कहां गया, जब इंजंक्शन हो गया फर्स्ट, सेकंड डिक्लेरेटरी एक्शन, और दोनों में ही आप कोर्ट के पास जाओगे, इसमें हायर कोर्ट से डिक्लेयर करा दोगे कि ये भाई इसके अगेंस्ट ऐसा काम नहीं हो सकता, एक्शन फॉर डैमेजेस, नॉर्मल सूट फाइल गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगेंस्ट कर सकते। अब जब इसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आ गया था। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हमने पहले समझा कि होता क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे कि क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तीन चीजें थी, पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, रूल अगेंस्ट बायस और रूल अगेंस्ट फेयर हियरिंग, फेयर हियरिंग। अब जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखा था,
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीएनजी बोल देते हैं, पीएनजे। इसके अंदर दो रूल्स थे, रूल अगेंस्ट बायस। ऐसे रिवाइज करते, तुम लोगों को मैं पूरा पूरा रीड करने नहीं बोलती हूँ, बस इतना रिवाइज करके जो मैम ने क्या बताया था, एक बार रीड, टाइम मिल गया तो एक बार रीड कर लिया, नहीं तो गो थ्रू। फिर रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अब रूल अगेंस्ट बायस के अंदर तीन चीजें जो तुम बोल रहे हो, पिक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर और पर्सनल। अगर कोर्ट में जज का इन तीनों चीजों को लेके इंटरेस्ट होगा तो वो क्या होगा, बायसनेस। इसके अगेंस्ट हमने एक रूल बनाया है जो कहाँ कवर होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, कि मतलब अगर आप ये कर रहे हो तो आप प्लीज उस जज की पोजीशन से साइड हो जाओ, आप डिस्क्वालिफाइड हो, क्योंकि आपका पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, आपका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो आप उस केस को एड्रेस नहीं कर सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब आपने नहीं किया तो ये सामने वाले के लिए नेचुरल जस्टिस है, देखो जज एकदम फेयर रहेगा, वो आपके किसी भी केस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। अब रूल ऑफ फेयर हियरिंग के अंदर क्या क्या था, सबसे पहले राइट ऑफ नोटिस, ठीक है, एविडेंस ला सकते हो आप, सपोर्टिंग एविडेंस, इन एविडेंस के अगेंस्ट रिबूट भी कर सकते हो, और इसी में ही था प्रेजेंट केस भी, मतलब अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो प्लस एविडेंस ला सकते हो और रिबूट भी कर सकते हो इस एविडेंस को। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंसेस, मतलब आपको सारे आपके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो आएंगे तभी तो आप डिफेंस कर पाओगे। और स्पीकिंग ऑर्डर्स, मतलब रीजन्ड ऑर्डर्स, और थे दो और, क्रॉस एग्जामिनेशन, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, अब स्पीकिंग ऑर्डर्स हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन और लीगल रिप्रेजेंटेशन हो गए सारे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट या पब्लिक कॉर्पोरेशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अलग होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन अलग होता है, हम पब्लिक कॉर्पोरेशन समझेंगे क्या होता है। पहले बताओ, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो सकती है क्या, क्या गवर्नमेंट को हम लाइबल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कैन ईदर बी कॉन्ट्रैक्चुअल और टॉर्टियस। टॉर्टियस पढ़ा है, टॉर्टियस एक्ट यानी रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट, तो गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें हम लाइबल उनको ठहरा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर्टिकल 299, मतलब 299 के अंदर क्लियरली बोल दिया है कि जो गवर्नमेंट है उनके पास राइट्स हैं कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ये राइट मिल गया है, ठीक है। सबको समझ आया। आर्टिकल 299 में क्या बोलता है, सिंपल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेंट्रल और स्टेट वो कर सकते हैं किसी के भी साथ, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी बनानी है, लैंड बनाना है, मतलब रोड्स बनाने हैं, तो वो किसी के साथ भी एंड कॉन्ट्रैक्ट हो क्या, ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजन, अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फॉलोड, मतलब अगर गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो बच्चों ये तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट मस्ट बी मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट एज द केस में बी, तब हम बोलेंगे किसका कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। किस किस के नाम पे हो गया बच्चों, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट हर जगह नहीं आ पाते हैं इसलिए एक गवर्नर का भी नाम दे दिया है एज उनके बिहाफ में या कैसे भी। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट एज द केस में बी। द वर्ड एग्जीक्यूटेड इंडिकेट दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट विल बी वैलिड ओनली व्हेन इट इज इन राइटिंग। तो स्टेट मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट खुद तो प्रेसिडेंट आके करते नहीं है, वो तो बड़ी बड़ी डील करते हैं, उनके चेले चपाटे जाते हैं, तो वो नाम हमेशा किसके ऊपर होना चाहिए, प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन में होना चाहिए। तो पहला है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, अगर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कोई एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब उनके कोई ऑथर रिप्रेजेंटेटिव जाके कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, तो वो हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ऊपर प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट का नाम होना चाहिए। द पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट एज द केस में बी मस्ट एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसको वो ऑथराइज कराएंगे वो एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट मतलब लिखवाएगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, 3 पॉइंट्स जो कवर करने कॉन्ट्रैक्ट में कवर होने चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ है। सबसे पहला, प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम में होना चाहिए। अगर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर है तो इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग, और अगर उनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग जाके भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वो ड्यूली ऑथराइज्ड होने चाहिए प्रेसिडेंट और गवर्नर से। एक उनके पास साइंड लेटर होना चाहिए कि हमको प्रेसिडेंट और गवर्नर ने ऑथराइज किया आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड नहीं ना बच्चे, ये पहले बता रहा है कि राइटिंग में होना चाहिए, इसमें बोल रहा है कि उनको ऑथराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, 299 of the Constitution makes it clear that neither the President nor the Governor shall be personally liable in respect of any contract or assurance made or executed for the purpose of Constitution for the purpose of any enactment relating to the Government of India। अभी क्या हो रहा है बच्चों, जैसे कि ये गवर्नमेंट है, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये हमारे गवर्नर है। अब ये खुद तो कॉन्ट्रैक्ट करने आ नहीं रहे, इन्होंने कुछ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव खड़े किए हैं। ठीक है, हर टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उनके पास। अब हर एक जन अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर। इनके पास सबके पास साइन लेटर्स हैं कि ये लोग ऑथराइज हैं इन लोगों की तरफ से। ठीक है, अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? गवर्नमेंट के लिए। क्या प्रेसिडेंट के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो, उनका घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं ना, ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है। पर क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? गवर्नर और प्रेसिडेंट। ठीक है, हम इनको हमारी गवर्नमेंट का नाम दे रहे हैं इन अ स्टैट्यूट। अब जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो हर जगह इनको पर्सनली लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंस्ट्रक्शन का, अब यहाँ पे लोगों को चोट वोट लग गई, ठीक है, कुछ लोग गिर गए, बिल्डिंग गिर गई, लेबर को लग गई, तो क्या प्रेसिडेंट को और गवर्नर को के ऊपर जाके केस फाइल करोगी? क्या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इक्वली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन उठा के उस पर्सन को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी जेब से पैसा निकाल के नहीं देने वाले, ये 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द, अब फिर लिखा है द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 299(1) आर मैंडेटरी एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट मेड इन कॉन्ट्रवेंशन इज देयरफॉर वॉइड। मतलब हमने ऊपर जो 3 पॉइंट्स पढ़े ना वो मैंडेटरी है, अगर उनमें से एक भी मिसिंग हुआ कि आप ऑथराइज नहीं हो, राइटिंग में नहीं है, साइन नहीं है, ठीक है, आपके पास और ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर का नाम नहीं है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, therefore cannot be ratified and cannot be enforced even by invoking a doctrine of estoppel। अब उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, वो void contract है, उसको तुरंत फाड़ दो। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ सेक्शन 65 में अपन ने पढ़ा है, when an agreement is discovered to be void, when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it। हमने ये देखा था कि अगर बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, ये फ्लैट्स का, ठीक है, अभी क्या हुआ, ये बिल्डिंग मिस्टर ए की थी, ठीक है, ये मिस्टर ए की थी, मिस्टर ए यहाँ रहते नहीं थे और किसी ने मिस्टर बी ने आके यहाँ पे बढ़िया सी बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया और लोगों से पैसे ले लिए कि 1-1 करोड़ के फ्लैट्स हैं, आप लोग सब मुझे 25,000 50,000 इतना अमाउंट पे कर दो, आपको 3 साल में अपने अपने फ्लैट्स मिल जाएंगे। अब जब मिस्टर ए की बिल्डिंग है ना, मिस्टर ए वापस आए, उन्होंने देखा कि मेरी लैंड को किसी और ने मिसयूज किया है, ठीक है, बेसिकली अपनी कंसेंट दिखा के कि ये तो मेरी लैंड है। हर जगह कोई रजिस्ट्री जाके चेक तो करता नहीं है किसकी लैंड है, ठीक है, तो अब ये जो पर्सन ने एडवांटेज उठाया है ना भाई, जब ये केस जीत जाएगा कि ये तो इसकी लैंड है, अब इसने एडवांटेज क्या उठाया, लोगों से 25,000 50,000 ऐसे करके अमाउंट्स लिए, तो इसको ये सब रिस्टोर करने पड़ेंगे। अब अगर यही चीज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते तो जिसको फायदा हुआ है वो रिस्टोर करेगा। ठीक है, और मेक इट कॉम्पनसेशन फॉर इट द पर्सन टू हुम ही हैज रिसीव्ड। अगर उसने वो 25,000 50,000 यूज भी कर लिए हैं तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा जिन जिन का नुकसान
हुआ है. Therefore, if the agreement with the government is void as required of Article 299 have not been complied, the party receiving the advantage under such agreement is bound to restore it to make a compensation. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दिया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी लिख दिया कि अगर किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको अगर कोई फायदे हो रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो लॉ में लिखी हैं तीन चीजें फुलफिल नहीं की और कॉन्ट्रैक्ट क्या निकला वॉइड, तो आपको वापस अपना जो बेनिफिट है एडवांटेज है वो रिस्टोर करना पड़ेगा या फिर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा एज में बी रिक्वायर्ड. ठीक है, जैसे जैसा पैसा रिसीव हुआ है वो तो रिस्टोर कर दो या फिर उस पर्सन को कॉम्पनसेट कर दो. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यस लाइबिलिटी और ऑफ अ स्टेट और अ गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन उसके लिए आपको तीन कंडीशंस फुलफिल रखनी. कौन कौन सी? प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पे होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट है तो राइटिंग होनी चाहिए और आप ऑथराइज्ड हो जो भी आके उनके बिहाफ में केस कर रहे हो. फिर हमने बोल दिया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है. अगर वॉइड है तो रिस्टोर करो और कॉम्पनसेशन दो व्हिचएवर विल बी रिक्वायर्ड. इफेक्ट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद अ गवर्नमेंट. देखो अब क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 29 में उनको पार तो दे दी. होल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज कंटेन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम्स इनटू ऑपरेशन इन इंडिया. रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इज सिंपली अ सूट फॉर डैमेजेस. अब कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे आ जाएगा. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पड़ा है अगर हमारे साथ कोई ब्रीच होता है तो हम रेमेडी ले सकते हैं. रेमेडी कैसे लेंगे? सूट फाइल करके. तो अगर आपके साथ कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विथ द गवर्नमेंट तो आप भी उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो, तो उनको लायबल ठहरा सकते हैं. अब पहले ना रिट्स ऑफ मैंडेमस याद है किसी को? तुम लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, कम ऑन. हाँ पढ़ा है, CSCUT में पढ़ा है तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, CSEET में पढ़ा है. उनके लिए अपन अलग से केस फाइल कर सकते हैं. मैंडेमस ये कोई पब्लिक ऑफिसर है अगर वो कोई गलत काम करता है तो उनके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं. तो अर्लियर ये क्या होता था, रिट ऑफ मैंडेमस कुड नॉट बी इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. पहले क्या होता था बच्चों, जब भी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था तो रिट ऑफ मैंडेमस यूज नहीं होता था. भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आप वहां जाओ, हम रिट ऑफ मैंडेमस कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं लाएंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल में क्लियरली बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मतलब आपका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो यस आप रिट ऑफ मैंडेमस भी ला सकते हो, आप उस पब्लिक अथॉरिटी को भी लाइबल कर सकते हो. पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन आफ्टर दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करके एक जजमेंट से लॉ लेके आया कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होगा तभी भी आप रिट ऑफ मैंडेमस यूज कर सकते हैं. ठीक है, रिट ऑफ मैंडेमस के ब्रैकेट में लिख दो लाइबल, ये राइट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर. has taken a new stand and held that writ of man can be issued against the government or its instrumentality for the enforcement of contractual obligation. ये एक और एक्ट पढ़ना जरा, श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. नहीं है क्या बुक में अंशिका? तो बुक में लिखा है ना बेटे, मेरे फेस पे नहीं. जी मैं अब भी बोल देती हूँ बेटे. स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली? पढ़ो तो फिर. स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़ो ना तो. बहुत इजी सा लिखा है. सॉरी सॉरी, ऊपर ही लिखा है स्टेट हैज टू एक्ट. हाँ आयुष सबको समझाना, सिर्फ मानसी को नहीं, सबको समझाओ.
आयुष एक्सप्लेन कर रहा है, बताओ। हाँ तो सब सुनेंगे ना। फेयरली एक्ट करना है कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड में गवर्नमेंट को, है ना। अगर उनको कोई स्टैट्यूट से पार मिली है कि भाई वो तो हर काम पब्लिक इंटरेस्ट में ही करते हैं, वो तो सिर्फ पब्लिक कैरेक्टर ही हैं, वो तो हमारे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तब भी जस्ट एंड फेयर और रीजनेबल ही बिहेव करो। आपके बैक ऑफ द हेड कि आपका हर काम एक पब्लिक इंटरेस्ट में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप कभी कभी किसी और इंटरेस्ट के लिए भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हो। तो एक केस में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको हमेशा जस्टली, फेयरली, रीजनेबली काम करना है। इवन इफ कोई स्टैट्यूट उनको ये राइट देता है, अदर पार्टी को पता है कि ये गवर्नमेंट है ये तो अच्छा ही करेगी, ऐसा नहीं है। आपको खुद से भी अच्छा काम करना है। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप क्लियर आ गया कि आपने जस्टली, फेयरली, रीजनेबली एक्ट नहीं किया है वाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन अपने फेवर में रखी है, तो हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देंगे और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी अदर पार्टी को दिलाएंगे। ठीक है, चलो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सबने पढ़ा है यार। कॉन्ट्रैक्ट जैसा, गुड, और नहीं होता है। हाँ, सिचुएशंस के हिसाब से आ जाता है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जैसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सप्लेन, जैसे हम शॉपकीपर के साथ कुछ लेने गए, ठीक है, वो प्रोडक्ट कोई मोबाइल फोन लेके आए, ठीक है, घर आए तो मोबाइल फोन का बॉक्स जब खोला तो वो टूटा हुआ था। क्या आपका मोबाइल फोन जो बेच रहा था सेलर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या? नहीं था, पर ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया अगर उसने आपका फोन एक्सचेंज नहीं किया। ठीक है, अभी किसी को डाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में? Quasi contractual liability, section 70 of Indian Contract Act, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, in such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect or to restore things so done or delivered. If the requirement of the section 70 are fulfilled, even the government will be liable to pay compensation or for the work actually done or services rendered by the स्टेट। तो अब स्टेट को अगर कोई काम नहीं करना था पर उसने कर दिया, भले हम बीइंग पब्लिक उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पर अगर उन्होंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिससे हमें हार्म हुआ है तो वो हमें कॉम्पनसेशन भी देंगे या फिर वही गलत काम या वही सही काम को रिस्टोर भी करेंगे, नो मैटर वो गवर्नमेंट है। ठीक है, बस इतना सा उन्होंने बताया है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट की आती है, नॉट जस्ट जब आप राइटिंग में हो, एग्जीक्यूटेड हो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। अगर ऐसा भी कोई काम गवर्नमेंट करती है तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हम डिटेल में भी देखेंगे, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है वो इनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। टॉर्ट्स पढ़े हैं बच्चे हमने, इसको एक बार रीड करना बहुत इजीली। सबसे पहले टॉर्ट का मीनिंग समझाए कि वो एक सिविल रॉन्ग है, तो अगर गवर्नमेंट भी सिविल रॉन्ग करेगी तो वो भी टॉर्टियस एक्ट के लिए लाइबल रहेगी। और ये चीज हमने टॉर्ट में भी पढ़ी है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट हमारे साथ करता है तो उसके अगेंस्ट भी हम सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं, ये सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब डैमेजेस क्या होते हैं बच्चों? कोई भी नेग्लिजेंस किसी के पार्ट का, ठीक है, कोई भी डेफिशिएंसी किसी के पार्ट की तो आपको डैमेज हो जाएगा उससे, या फिर कोई जानबूझ के भी करता है। ठीक है, इफ इट मे हैपन दैट अ पब्लिक सर्वेंट मे बी negligent in the exercise of his duty, it may however difficult to recover compensation from him। अब पब्लिक सर्वेंट ने तो अपनी पुलिस वाला गाड़ी ले जा रहा था, ठीक है, उसने ध्यान नहीं दिया, बाजू में कोई खड़ा था, ठोक दिया। ठीक है, अब मे भी हुआ है ये कि मे भी उसने अपनी ड्यूटी का निगलेक्ट किया हो या फिर उस अपनी ड्यूटी के टाइम पीरियड पे ही उससे ऐसा कुछ काम हो गया, तो इस जगह पे भी हम उसको बोलेंगे कि किसी को डैमेज हुआ है तो आप उसको कॉम्पनसेट करो। तो लिखा है कि वैसे तो नहीं कर सकते पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ बता दिया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अग्रीव पर्सन कॉम्पनसेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन punishment, therefore like other employees state must be vicariously liable the wrongful act of its servant। ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी बच्चों टॉट में पढ़ा है। प्रिंसिपल, एजेंट, मास्टर, सर्वेंट। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि एजेंट गलती करता है तो प्रिंसिपल लाइब होता है, सर्वेंट गलती करता है तो मास्टर लाइब। तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया है तो हम गवर्नमेंट को लाइबल ठहरा सकते हैं कि भाई आपने उनको वो ड्यूटी दी थी करने के लिए, उन्होंने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी वो डैमेज हमको पहुंचाया, तो अब आप हमें कॉम्पनसेशन करो।
इसमें 3 केस लॉज हैं, ये रीड करना है हमको। तीनों टॉट वाले ही हैं, बस गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मिलेंगे ना नोट्स तब पढ़ना। याद रखेंगे मतलब नहीं, नाम नहीं, पर एक एग्जाम्पल के वे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोगों का न्यू सिलेबस है, न्यू क्वेश्चन पेपर है। बीच बीच में नोट्स में देखना, मैंने सबको बताया हुआ था, साइड में ना जिया ध्यान देना, क्वेश्चंस होते हैं ABCD हर पूरी बुक में। पलक और नुपुर को मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो इससे रिलेटेड है कि चूज बिलो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ABCD में से राइट आंसर चूज करो और फिर उसको जस्टिफाई करो। जैसे बचपन में ट्रू फॉल्स आते थे, उसमें बोलते थे बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है विथ रीजंस, तो अब तुमको जस्टिफाई विथ रीजंस देना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने बोल दिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल के 2 रूल्स हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज मेंशन्ड बिलो। अब मैंने एक बता दिया रूल अगेंस्ट बायस, और 4 मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया, तो तुम ऑफकोर्स क्या चूज करोगे? रूल अगेंस्ट बायस इज द रूल। तो तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और वो 2 रूल्स के नाम बताने पड़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब ये, और प्लस उसके 2 रूल्स है, रूल्स अगेंस्ट बायस और रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ऐसे। ठीक है, 2 मार्क्स का है ये, 2 मार्क्स का है, पर लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। चलो, अब लाइबिलिटी ऑफ द public servant. Liability of the state must be distinguished from the liability of individual offers of the state. क्योंकि बच्चों स्टेट क्या होते हैं? गवर्नमेंट है। ठीक है, और इंडिविजुअल ऑफिस यानी हमारे public officers. So far as the liability of the individual officers is concerned, if they have acted outside the scope of their powers or have acted illegally, they are liable for the same to the extent as any other private citizen would be. तो administrative law में बस उन्होंने हमको explain कर दिया, जैसे एक normal individual को करते हो वैसे ही हम public servant को भी liable ठहरा सकते हैं। जैसे एक private citizen कोर्ट में आ सकता है, वैसे एक normal individual भी इन पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी आ सकता है। तो जैसे हमने उनको पनिश किया था, हम इनको भी पनिश करेंगे। तो आपके साथ अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कुछ भी गलत किया है आउटसाइड द स्कोप ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटीज, तो उनको आप लाइबल ठहरा सकते हो। ठीक है, हाउएवर सच एक्ट्स हैव बीन डन इन द pursuance of his official duty and they may not be ultra virus of his पास। ठीक है, अब उसने अपने घर जाते हुए किया तब भी आप कर सकते हो, इन द ड्यूटी किया तभी भी हम आपको लॉ में बता रहे हैं कि इन द ड्यूटी किया है, वो भले बोल दे पर उसने अपनी पावर्स का मिस यूज किया, अल्ट्रावायलेंस ने अपनी पावर्स का उल्टा यूज किया, तो तब भी आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बताया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन। बच्चों पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? गवर्नमेंट से अफिलिएटेड होते हैं। गुड, और कुछ? किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया है। जैसे इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हैं? स्पेशल एक्ट के अंदर जो आते हैं ना बच्चों, उनको। हमारा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट बॉडी है क्या? स्पेशल एक्ट के अंदर बना है। तो जो तुम लोग मेंबर बने हो इसके, जब बनोगे तो तुम लोग क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहोगे? गवर्नमेंट नौकरी करते हैं हम तो प्राइवेट हैं। और ये तुम लोग खुद कह रहे हो स्पेशल है, गवर्नमेंट बॉडी है। बॉडी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट बॉडी तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुए ना। इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के जिसमें लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही कहलाते हैं। तो वो गवर्नमेंट स्कूल ही तो बोलते हैं अपन। गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोगों को क्या बोलते हैं हम? बहुत मानते हैं भाई गवर्नमेंट नौकरी लग गई। होगा कुछ तो वो बता ना क्या होगा। तो धीरे धीरे क्यों बोलते? जोर से बोलो ना, सही बोल रहे होगे। क्या ही फर्क पड़ेगा, कम से कम बोल तो रहे हो। जिया हाँ, नहीं पता? देखो ये एक स्पेशल एक्ट में बना है। ठीक है, स्पेशल एक्ट हमने स्पेसिफिकली बनाया है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है जिसमें उसने हमारे इंस्टीट्यूट को बनाया है और हमारे इंस्टीट्यूट के अलग लॉ बनाए हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि स्पेशल एक्ट के अंदर बनाते हैं ना, तो इसको हम, ठीक है गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ, पर इसको हम नाम दे देते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये बनाया हमने पब्लिक के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट का नहीं है, मतलब गवर्नमेंट मेंबर्स नहीं कहलाएंगे हम।
ठीक है, हम प्राइवेट मेंबर्स ही हैं, हम फीस भी ऐसी ही देते हैं कि हम प्राइवेट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो बनाई गवर्नमेंट ने, लेकिन एक स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई है। जब स्पेशल एक्ट के अंदर आ जाती है तो वो पब्लिक कॉर्पोरेशन हो जाते हैं और वो गवर्नमेंट स्टेट इन सब से डिफर करते हैं, ठीक है। तो जब हम पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये चीज हमने पढ़ी कि भाई ये तो एमसीए हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी, आरबीआई हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही होते हैं। तो जब इन सबको ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिए तो ये रूल मेकिंग करेंगे तो इन पे जुडिशियल रिव्यू है, ये कुछ गलत काम करेंगे तो इनकी लाइबिलिटी, हम इनके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में उन्होंने पब्लिक कॉर्पोरेशन को अलग से एक्सप्लेन कर दिया कि ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं कि उनको बनाया है, लेकिन ये स्पेशल एक्ट के अंदर है, पर ये प्राइवेट भी हो जाते हैं, तो भी आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट भी नए नए रूल्स एंड लॉज बनाते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे लिए बनाता है, क्या वो सारी पब्लिक के लिए बनाता है क्या? नहीं। तो हमारे अगेंस्ट कुछ होगा तो हम किसको केस फाइल करेंगे? तो हम भी पब्लिक कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगर स्पेशल एक्ट के अंदर किसी भी कोई भी ऐसी बॉडी बनेगी उसको हम बोलेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो भी मेंबर्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो भी उनके अगेंस्ट उनको लाइबल करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इट्स मैनेजमेंट पैटर्न, इट्स पास फंक्शंस, द एरिया ऑफ एक्टिविटी, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन अ कंसर्न्ड एक्ट। ये गवर्नमेंट नहीं है पर इनके रिलेशंस होते हैं गवर्नमेंट से, तो वो कंसर्नली स्पेसिफिकली हमने स्पेसिफाई कर दिया है उस एक्ट में। हर स्पेशल एक्ट में हमने बता दिया कि इनके रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ कैसे रहेंगे, इनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके क्या फंक्शंस रहेंगे, इनकी क्या पार्ट्स रहेंगी, ठीक है। अब इट मे बी नोटेड दैट मोर देन वन कॉर्पोरेशन कैन आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेम एक्ट, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉल इन दिस कैटेगरी। एक ही एक्ट के अंदर हमने दो बॉडीज बना दी है, ठीक है, दो पब्लिक कॉर्पोरेशन बना दिए। एग्जाम्पल्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऐसे खूब सारे उन्होंने नाम दे दिए एज एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसमें हमारा इंस्टीट्यूट भी आ जाता है, ठीक है। मतलब एक स्पेशल एक्ट के अंदर बना है। अब मेन फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी और ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सबसे पहले किसी एक स्पेशल एक्ट से आया है ये कॉर्पोरेशन। दूसरा, ये ऑटोनॉमस बॉडी है एंड इट इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंटरनल मैनेजमेंट। हमारे बार बार पोक करने नहीं आएगी गवर्नमेंट, ठीक है, हम ऑटोनॉमस बॉडी बन जाते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से अफिलिएटेड होते हैं। जैसे हमारे सिटी में अलोयसियस कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, हम उसको गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं क्या? नहीं। हमारे पेपर्स कहाँ चेक होते हैं उसके? प्राइवेटली वहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस है। तो वो गवर्नमेंट से आरडीवीवी से अफिलिएट, हमारी जो डिग्री आएगी वो आरडीवीवी से ही आएगी, ठीक है, वहीं मिलती है, कॉलेज में नहीं मिलेगी। इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब it is managed by the board of directors, which is composed of individuals who are trained and experienced in business management. The members of the board of directors are nominated by government, ठीक है। तो incorporated under special act, ठीक है। दूसरा है ऑटोनॉमस बॉडी, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट का इंटरनल मैनेजमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट का ही रहेगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी है ये। अब इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको पूरा मैनेज करेंगे, लेकिन दे आर अपॉइंटेड बाय nominated by the government. It is supposed to be self-sufficient in the financial matters. However, in case of necessity, it may take loan or seek assistance from the government. इनका गवर्नमेंट से पैसे लेने से भी कोई मतलब नहीं है, इन लोग खुद पैसा कमाते हैं, खुद का इनका फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, ये उनको पार मिल जाती है। द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइजेस आर रिक्रूटेड एज पर देयर ओन रिक्वायरमेंट फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशन रिक्वायरमेंट डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ये गवर्नमेंट के उससे नहीं अपॉइंट होते, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन से, उस बेसिस पे इनके एम्प्लॉयज अपॉइंट होंगे, ठीक है। Principal benefits of the public corporation as an organization divides as its freedom from government regulation and control and its high degree of operating and financial flexibility. ये लोग गवर्नमेंट से फ्री होते हैं, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट से, ठीक है। ये सबसे उनका मेन एडवांटेज है। For the validity of corporation contract, the requirement of the valid contract laid under Article 299 are not required to be complied. आर्टिकल 299 में क्या पढ़ा बच्चों? किसकी?
स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। तो हम क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए आप 299 मत लेके आओ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नमेंट और स्टेट, क्योंकि ये गवर्नमेंट और स्टेट की बॉडीज नहीं है, ये स्पेशल एक्ट के बंद। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, कॉर्पोरेशन इज लाइबल टू पे द डैमेजेस फॉर डन बाय द ऑफिसर्स और सर्वेंट। तो इसमें टॉर्टियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी तो लग जाएगी, आप डायरेक्टली सूट फाइल कर लो। दे आर इवन लाइबल फॉर द टॉर्ट रिक्वायरिंग अ मेंटल एलिमेंट एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो टॉर्ट वाली लाइबिलिटीज भी इनके अगेंस्ट आ जाएगी। इन इंडिया लोकल अथॉरिटीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैव बीन हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट और ऑफिसर्स। तो अगर ये पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब ये वाले जो म्युनिसिपैलिटीज और ये सेंट्रल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये करेंगे, तो इनके जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको हम लाइबल ठहराएंगे। खत्म। एक मिनट, हाँ मानसी, बस एक मिनट, फिर डाउट्स लेती हूँ। चलो बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? इसकी डेफिनेशन प्लस ये डिटरमाइन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशंस, पावर्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑथोरेटिव एजेंसीज, ठीक है। अब जब हमने देखा इन 3-4 लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, सबने ये बताया कि 3 बॉडीज होती, कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी उसका काम होता है इम्प्लीमेंट द लॉ, उसका काम लॉ मेकिंग का नहीं होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने उसको ये पावर डिस्क्रीट करी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कहते हैं उसको हम। उसके बाद हमने नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखा कि हाँ ठीक है, उसको क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उनकी नीड हमें पड़ी। हर जगह पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकता लॉ बनाने के लिए, इसलिए हमें एग्जीक्यूटिव बॉडी लगी कि वो क्विक डिसीजंस ले सके। सोर्सेस क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस और जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा था। रूल ऑफ लॉ कौन लेके आया था बच्चों? डाइसी। डाइसी ने क्या बोला था? 3 चीजें बोली थी। सब इक्वल होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए हमारा लॉ, और प्रीडोमिनेंस नहीं होना चाहिए ऑफ लीगल, प्रीडोमिनेंस होना चाहिए ऑफ लीगल स्पिरिट। इसको हमने क्रिटिसाइज किया कि ठीक है, हम सुप्रीम ऑफ लॉ तो बोल सकते हैं, लेकिन हम इक्वालिटी के लिए उन्हीं लोगों के साथ इक्वल रहेंगे जो इक्वल है, ठीक है। हम सबके साथ इक्वालिटी नहीं कर सकते, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, पर सेम लोगों के साथ, सेम लेवल लोगों के साथ हम इक्वालिटी को बीट करेंगे। उसमें उन्होंने बता दिया अब नया मॉडर्न रूल ऑफ लॉ लेके आया, जिसमें हम बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल सुप्रीम है, ठीक है। और हमने क्या बोला? फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, हम उनको ध्यान रखेंगे, और डीपीएसपी। उसके बाद फिर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या होता है, अब भी हमने समझा। जुडिशियल रिव्यू के 3 मोड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूट और एक्ट, ऑर्डिनरी और इक्विटिव। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ा तो हमने जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझा। उसके बाद हमने 2 स्टेजेस देखी, डेलीगेशन, एक्सरसाइज। जब डेलीगेशन देखा तो हमने देखा आर्टिकल 19 और 14, मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। हर टाइम जब लॉ बनाओगे तो 19 और 14 को ध्यान में रखते हुए बनाना है। फिर हमने देखा दूसरा, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन में दो ब्रॉड हेड्स, अब्यूज और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जब अब्यूज देखा तो मैलिफाइड, इररिलेवेंट को हटाना, रेलेवेंट को हटाना, आर्बिट्ररी ऑर्डर्स, इम्प्रॉपर, करेलेबल, नॉन कंप्लायंस, एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन। एप्लीकेशन ऑफ माइंड, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में देखा एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस और एक्टिंग मैकेनिकली विदाउट ड्यू केयर। फिर हमने स्टैट्यूटरी के अंदर 2 देखा, स्टैट्यूटरी अपील और रेफरेंस टू हाई कोर्ट। फिर हमने देखा ऑर्डिनरी और इक्विटेबल, मतलब हमारे पास राइट है एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह भी हम इन लोगों के अगेंस्ट जा सकते हैं, मतलब जो रूल्स बना रहे हैं हमारे उनके अगेंस्ट। तो इंजंक्शन, इंजंक्शन के अंदर मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी के अंदर टेम्पररी और परपेचुअल, और फिर डिस्क्रिमिनरी एक्शन और एक्शन फॉर डैमेजेस। फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा बच्चों, क्या होता है? वो तो उसके हेड्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? सबसे पहले फेयरली ट्रीट करना, प्लस अगर जज का कहीं से भी किसी भी फॉर्म में इंटरेस्ट है तो वो उस चीज के डिस्क्वालिफाइड है उस मैटर को जज करने से। उसके 2 रूल्स है, एक रूल अगेंस्ट बायस और रूल ऑफ फेयर हियरिंग। रूल अगेंस्ट बायस में पिक्यूनरी, पर्सनल और सब्जेक्ट मैटर, और फिर रूल ऑफ फेयर हियरिंग में राइट ऑफ नोटिस, प्रेजेंट द केस, एविडेंसेस, रिबूट द एविडेंसेस, लीगल रिप्रेजेंटेशन और स्पीकिंग ऑर्डर्स। और क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस और स्पीकिंग ऑर्डर्स। फिर एक्सेप्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस। बच्चों जब नेचुरल जस्टिस की बात करें तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी, अगर स्टेट एक्ट ने बोला है तो एक्सक्लूड कर देना। इमरजेंसी के केस में इम्प्रैक्टिकेबिलिटी हो, जब एकेडमिक इवैल्यूएशन हो, और एक और पॉइंट है इंटरम डिस्क्लोरी एक्शन में आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं भी करो तो चलेगा। फिर हमने बस पढ़े थे कि क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट के, टॉर्टियर्स के लिए भी होती है, डैमेजेस के लिए, तो वो एक्सप्लेनेशन के लिए हमको दी हुई है। हाँ, ये हमने पढ़ने बोला था, पढ़ के आयो तो फिर पहले पढ़ो। चलो, जो पढ़ के नहीं आए वो पढ़ो। डाउट? ये वाला मनिका गांधी, बच्चे केस का नाम बोलना, इसमें नहीं है। एक बार उसका डाउट क्लियर करूं फिर तुम्हारा करूंगी। स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन की पूरी लैंग्वेज में कोई केस नहीं है बेटे, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी एक्सक्लूडेड बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मतलब कि लॉ में कभी कभी हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। वेयर द स्टैट्यूट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द ऑब्जर्वेशंस, एक सेकेंड,